हेलो स्टूडेंट, आपके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा थर्मोडायनेमिक्स का और थर्मोकेमिस्ट्री का। बच्चों, इस वीडियो का पर्पस नहीं है डिटेल में समझाना और पढ़ाना, बस पर्पस है कि सिंपली फॉर्मूला आप क्विकली रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो बच्चों यहाँ सबसे पहले हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनेमिक का। थर्मोडायनेमिक में वर्क डन का बात करेंगे। वर्क डन डिफरेंट टाइप के होते हैं, मैकेनिकल वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, ग्रेविटेशनल वर्क डन। ठीक है, जो ऑलरेडी आपने पढ़ रखा होगा। और थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग मैकेनिकल वर्क डन का बात करते हैं, जिसमें नॉर्मली फिजिक्स में आप पढ़े होंगे वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क मैकेनिकल वर्क डन हो गया। इलेक्ट्रिकल वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस टू क्वांटिटी ऑफ करंट। ग्रेविटेशनल वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू क्या आपका हाइट। ओके, मैकेनिकल वर्क डन का दूसरा फॉर्म जिसका हम लोग यूज करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। बच्चों यहाँ पे माइनस होगा, माइनस छूट गया है। ठीक है, माइनस प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, मतलब यहाँ पे माइनस ऑफ पी इंटू डेल्टा बी होगा। क्या होगा यहाँ पे? माइनस पी इंटू डेल्टा बी। ठीक है, तो सीधा बात याद रखिएगा, माइनस पी इंटू डेल्टा बी। अब देखिए डेल्टा बी क्या है? भी फाइनल माइनस भी इनिशियल। अब अगर भी फाइनल माइनस भी इनिशियल में फाइनल वॉल्यूम अगर ज्यादा हो इनिशियल से, तो डिफरेंस क्या आएगा? पॉजिटिव, और बाजू में माइनस साइन रहेगा तो नेट क्या हो जाएगा? निगेटिव। इसलिए दिया है इन केस ऑफ एक्सपेंशन वर्क डन निगेटिव, जिसमें V2 ग्रेटर देन क्या होगा? V1। एंड फॉर कंप्रेशन वर्क डन पॉजिटिव और V2 क्या होगा? लेस देन V1। बोलोगे सर कैसे? अगर ये V2 लेस देन V1 है, डिफरेंस क्या आएगा? निगेटिव, है ना। और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस साइन रहेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, और यूनिट ऑफ वर्क डन क्या होता है? जूल, कैलोरी, है ना, अर्ग। तो रिलेशन यहाँ दिया 1 कैलोरी इक्वल टू 4.184 जूल। ठीक है, एंड 4.184 10/7 अर्ग। और बच्चों देखिए, जैसे इसमें लिखेंगे माइनस ऑफ पी डेल बी। ठीक है, क्या लिखेंगे आप? सीधा वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ पी डेल बी। देखिए बच्चों, कैसा भी टाइप का सब्सटेंस हो, वर्क डन के लिए हम लोग ऑलवेज इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। वर्क डन इक्वल टू माइनस ऑफ पी डी बी। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर बाहर चला जाएगा, डीवी इंटीग्रेट कर देंगे। अगर प्रेशर वेरिएबल है तो उस फंक्शन देंगे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, यहाँ पुट कर देंगे, इंटीग्रेट करके V2 V1 पुट कर देंगे, आंसर निकाल लेंगे। और प्रेशर अगर एटीएम में और वॉल्यूम ले लिए लीटर में, तो लीटर एटीएम यूनिट आएगा और उसको जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। याद रखिएगा 1 लीटर एटीएम इक्वल टू 101.325 जूल होता है। एंड 1 बार लीटर इज इक्वल टू होता है बच्चों 100 जूल। इस तरीके से कंडीशन आप याद रखना। ओके, सेकेंड है बच्चों एंथैल्पी। एंथैल्पी को H से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और जो टोटल हीट कंटेंट हो किसी सिस्टम के पास एट कांस्टेंट प्रेशर, उसको एंथैल्पी बोलेंगे। फॉर्मूला H इक्वल टू E प्लस PV। ठीक है, E क्या है? इंटरनल एनर्जी। डेल्टा H इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा E प्लस डेल्टा PV, मतलब डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। डेल्टा की E को आप लोग डेल्टा U के टर्म्स में पढ़े होंगे। डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल B प्लस V डेल P, है ना। एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा H इक्वल टू आता है डेल्टा E प्लस P डेल B। और फॉर केमिकल रिएक्शन डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NgRT। क्लियर है बच्चों? ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मैथमेटिकल इक्वेशन है Q इज इक्वल टू डेल्टा E माइनस W। और इक्वेशन इधर अरेंज कर देंगे तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो? Q प्लस W, मतलब डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। ये वर्क डन है, ये हीट है, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। बच्चों, वर्क डन जब भी आप यहाँ पुट करेंगे तो कैलकुलेट करके अगर पुट करिएगा तो साइन कन्वेंशन के साथ, जैसे वर्क डन का फॉर्मूला लगाएंगे माइनस ऑफ पी डी बी, वर्क डन कैलकुलेट करने के बाद यहाँ ला के साइन के साथ पुट करना पड़ेगा। अगर प्लस है तो प्लस के साथ, माइनस है तो माइनस के साथ। ठीक है, अगर क्यू जो आ रहा है हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व, दो केस है। अगर पॉजिटिव साइन है क्यू का तो एब्जॉर्ब कर रहा है, और निगेटिव चार्ज है तो मतलब इवॉल्व कर रहा है, रिलीज कर रहा है। इसके बाद है बच्चों डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस, जिसमें फर्स्ट प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और डेल्टा टी इक्वल टू होता है 0। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट तो डेल्टा टी 0 होगा, तो इसका इंटरनल एनर्जी भी क्या होता है? 0। अब बोलोगे क्यों 0 होता है? डेल्टा यू का वैल्यू फॉर आइडियल गैस, है ना। और जब तक थर्मोडायनेमिक्स में मेंशन करके ना दे तब तक हम लोग आइडियल गैस ही उसको कंसिडर करके चलते हैं। फॉर्मूला होता है NCV डेल्टा टी। ठीक है, CV फॉर गैस, N अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो डेल्टा टी वाला टर्म क्या हो गया? 0।
तो यहाँ से डेल्टा यू भी क्या हो गया 0, इसलिए यहाँ से कंडीशन क्या लगाएंगे, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो ये वाला टर्म क्या हो गया 0, क्यू इक्वल टू क्या हो गया माइनस ऑफ डब्ल्यू, मतलब वर्क डन निगेटिव तो हीट पॉजिटिव है ना, वर्क डन निगेटिव तो हीट पॉजिटिव, और अगर वर्क डन पॉजिटिव तो हीट क्या आ जाएगा निगेटिव। इसके बाद है बच्चों एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज नहीं होता, तो क्यू का वैल्यू क्या होगा 0, फिर वही लगाएंगे डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो क्यू 0 है तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो गया डब्ल्यू है ना, तो दैट इज इंटरनल एनर्जी इज यूज्ड अप इन वर्क डन बाय द सिस्टम। इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम its internal energy will increases, or if work is done by the system internal energy will decreases. In adiabatic process work behave as state function। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिए, क्योंकि ऐसे तो वर्क डन क्या होता है पाथ फंक्शन, बट यहाँ पे किसके इक्वल हो गया है इंटरनल एनर्जी के चेंज के बराबर, और इंटरनल एनर्जी क्या होता है स्टेट फंक्शन, इस वजह से। ठीक है, उसके बाद है बच्चों फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम क्या होता है कांस्टेंट। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब देखो यहाँ पे डब्ल्यू का वैल्यू क्या रखा है माइनस ऑफ पी डेल्टा बी, हमने पहले बोला था ना वहाँ मिसप्रिंट है, माइनस छूट गया तो माइनस पी डेल्टा बी पुट किया। अब आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा बी का वैल्यू क्या होगा 0, तो ये वर्क डन क्या होगा 0, तो डेल्टा ई जो है किसके बराबर क्यू के बराबर। तो कंडीशन ये होता है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो भी हीट एब्जॉर्ब करेगा है ना, उससे इंटरनल एनर्जी क्या होगा इंक्रीज होगा। फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस हीट बिहेव एज स्टेट फंक्शन, ये बात भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद है बच्चों आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में डेल्टा पी का वैल्यू 0 है ना, आइसोबैरिक प्रोसेस मतलब क्या प्रेशर कांस्टेंट, तो डेल्टा पी क्या हो गया 0। ठीक है, यहाँ से क्यू पी इक्वल टू होता है डेल्टा एच, मतलब याद रखिएगा जो चेंज इन एंथैल्पी है वो एट कांस्टेंट प्रेशर जो भी हीट का एक्सचेंज हो रहा है वो उसी डेल एच के बराबर होता है। और डेल एच का फॉर्मूला होता है बच्चों एन सी पी डेल्टा टी इन टर्म्स ऑफ सी पी। ठीक है, और एन सी पी डेल्टा टी जो है वो हर एक टाइप के प्रोसेस में वैलिड होगा डेल्टा एच के लिए, बट एट कांस्टेंट प्रेशर क्यू इक्वल टू डेल एच हो जाएगा। इसके बाद देखिए वर्क डन इरिवर्सिबल प्रोसेस माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डी बी, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट होता है इरिवर्सिबल में। और फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस वर्क डन इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन पी डी बी वन से बी टू। कैसा भी क्वेश्चन हो हर बार अगर आपको फॉर्मूला मान लीजिए याद नहीं है तो माइनस ऑफ पी डी बी लगा दो, इंटीग्रेशन लगा दो, इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लो। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो बाहर चला जाएगा, और अगर वेरिएबल है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम तो यहाँ पुट करके इंटीग्रेट करके वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे। उसके बाद देखिए ये वर्क डन है रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस का, इसमें दिया है बच्चों क्या दिया जरा देखिए, दिया हुआ है कि वर्क डन इक्वल टू माइनस ऑफ 2.303 एनआरटी लॉग V2 by V1 और विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2.303 एनआरटी लॉग P1 by P2। नीट में जेई में डायरेक्ट इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ चुका है, प्रीवियस ईयर में देखना कहीं कभी कभी तो फॉर्मूला पूछता है। इसके बाद देखिए इन एडियाबेटिक प्रोसेस वर्क डन इक्वल टू क्या हो गया डेल ई, क्यों क्योंकि यहाँ का Q का वैल्यू क्या हो गया 0। सो फॉर आइडियल गैस हमने क्या बताया इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होता है एनसीबी डेल्टा टी, तो यानी देखिए एनसीबी T2 माइनस क्या आपका T1 एंड सीबी का वैल्यू होता है R बाई गामा माइनस 1। गामा क्या होता है CP बाई CB, CP बाई CB का जो रेशियो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं गामा। तो वर्क डन यहाँ से आ जाता है NR बाई गामा माइनस 1 T2 माइनस T1। ठीक है बच्चों, ये बात याद रखिएगा। व्हेन एन आइडियल गैस फ्रीली एक्सपेंड इन वैक्यूम देन इट ऑब्टेन वर्क डन इज 0, क्योंकि वहाँ का एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाता है 0। रिवर्सिबल एक्सपेंशन प्रोसेस आर मोर इफिशियंट देन द इरिवर्सिबल एक्सपेंशन प्रोसेस। ये बात भी आप याद रखना बच्चों, ये कंडीशन जो मैंने आपको। अभी हम लोग बात करेंगे अबाउट इंट्रॉपी। इंट्रॉपी ऑफ सिस्टम इज मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ रैंडमनेस डिसऑर्डरनेस के बारे में बताएगा, सिस्टम में कितना डिसऑर्डरनेस है। ठीक है, तो डेल्टा एस ऑफ रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, आइसोथर्मल और रिवर्सिबल तो निकालते हैं डेल्टा इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी, मतलब माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल बाई टी। क्यों, क्योंकि प्लॉट लगाएंगे डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो डेल्टा यू का वैल्यू तो 0 है तो क्यू इक्वल टू क्या माइनस डब्ल्यू यहाँ पुट कर देंगे, और डब्ल्यू का वैल्यू वहाँ पे क्या आता है माइनस 2.303 एनआरटी लॉग V2 बाई V1, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, तो यहाँ फॉर्मूला क्या आ गया डेल्टा इसका 2.303 एनआरटी लॉग V2 बाई V1 डिवाइड बाई टी। क्लियर, तो यहाँ से आ गया डेल्टा इज इक्वल टू एनआरटी 2.303 लॉग V2 बाई V1 विच इज इक्वल टू 2.303 एनआर लॉग P1 बाई P2। ठीक है बच्चों, क्यू रिवर्सिबल क्या है हीट सप्लाइड टू द सिस्टम
टी टेम्परेचर यहाँ पे दिया है इन रिवर्सिबल मैनर, ठीक है। डेल्टा एस होता है एस ऑफ प्रोडक्ट माइनस एस ऑफ रिएक्टेंट, मतलब प्रोडक्ट का अगर दिया हुआ है एंट्रोपी और रिएक्टेंट का किसी केमिकल रिएक्शन में, तो उनके बीच का डिफरेंस निकाल लो, आ जाएगा। और कंडीशन याद रखना, डेल्टा एस टोटल इक्वल टू द डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, मतलब डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। और कंडीशन है बच्चों की डेल्टा एस टोटल इक्वल टू क्यू बाय टी ऑफ सिस्टम प्लस माइनस क्यू बाय टी ऑफ सराउंडिंग। ये चीज याद रखिएगा, एक प्लस एक माइनस क्यू, क्योंकि जो हीट एक्सचेंज हो रहा है सिस्टम सराउंडिंग के बीच मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेगा, साइन वाइज अलग रहेगा। इसके बाद कंडीशन देखिए, इफ टी सिस्टम लेस देन टी सराउंडिंग, हीट फ्लो ए हॉट रीजन टू कोल्ड वन, डेल्टा एस ऑफ total is positive and heat flow is spontaneous. If delta S total is negative, the change is non-spontaneous. Okay. Next here, delta S reversible adiabatic process equal to 0. क्यों? क्योंकि Q का वैल्यू क्या होता है adiabatic में 0, इस वजह से। डेल्टा S ऑफ रिवर्सिबल आइसोबैरिक प्रोसेस यहाँ से 2.303 NCP/Ln/T2/T1, मतलब log T2/T1। उसके बाद बच्चों डेल्टा S फॉर रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस 2.303 NCB log T2/T1। तो ये सारे फॉर्मूला हैं यहाँ से डायरेक्ट। नेक्स्ट है फॉर फेज चेंज, क्यू रिवर्सिबल क्या हो जाएगा, डेल्टा एच रिवर्सिबल। फेज चेंज में तो हम लोग इंथैल्पी लिखते हैं ना, चेंज इन इंथैल्पी, तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल एच रिवर्सिबल बाई टी। फॉर फ्यूजन डेल एच एफ बाई टी, है ना। इंट्रॉपी चेंज फॉर वेपोराइजेशन तो डेल एच बी बाई टी, ओके, वेर टी इज क्या, बॉइलिंग टेम्परेचर। एस स्टैंडर्ड इंट्रॉपी एस नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्टैंडर्ड कंडीशन में प्रेशर 1 atm, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बच्चों, ये कंडीशन आप ध्यान रखना। इसके बाद है फ्री एनर्जी, जिसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी के नाम से बोलते हैं। ये क्या होता है, फ्री एनर्जी इज मेजर्ड मैक्सिमम यूजफुल वर्क डन, जिसका फॉर्मूला जी इक्वल टू एच माइनस टी एस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, है ना। अब कंडीशन है कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। डेल्टा जी का वैल्यू होता है जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस जी ऑफ रिएक्टेंट, और दूसरा डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। डेल्टा जी नॉट फॉर एलिमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 0, एंड डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 RT log K, वेयर K इज इक्वल टू व्हाट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये तो आप पढ़े होंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों याद रखिएगा, इफ डेल्टा जी नॉट इज निगेटिव देन के ग्रेटर देन 1, इफ डेल्टा जी नॉट इज 0 देन के इक्वल टू 0, इफ डेल्टा जी नॉट इज पॉजिटिव देन के लेस देन 1, ठीक है, ये कंडीशन है। उसके बाद है बच्चों स्पॉन्टेनिटी बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं डेल्टा जी डेल्टा एच का, ठीक है, और एस का। देखिए तो कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज, डेल्टा जी का क्या होना चाहिए, निगेटिव। अगर डेल्टा जी निगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, है ना। और अगर डेल्टा जी का वैल्यू 0 है तो क्या हो जाएगा, आपका इक्विलिब्रियम पे चला जाएगा। तो देखिए डेल एच निगेटिव डेल एस पॉजिटिव, तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव, स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ डेल एच रखेंगे निगेटिव और ये तो नेट निगेटिव ही हुआ ना। अगर ये पॉजिटिव या निगेटिव तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव और निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, दोनों पॉजिटिव है तो डेल्टा जी निगेटिव इफ डेल्टा एच लेस देन टी डेल्टा एस, और डेल्टा जी पॉजिटिव इफ डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, है ना। अगर दोनों निगेटिव है तो डेल्टा जी निगेटिव इफ डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, है ना, और डेल्टा एच लेस देन टी डेल्टा एस, नॉन स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस, हमेशा याद रखिएगा। डेल्टा जी निगेटिव आ गया तो बच्चों अब अपन बात करने जा रहे हैं अबाउट थर्मोकेमिस्ट्री, है ना। तो थर्मोकेमिस्ट्री में आता है थर्मोकेमिकल रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट को बैलेंस करने के साथ साथ आप वहाँ पे उसमें कितने एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है उस चीज़ को भी अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलेंगे थर्मोकेमिकल इक्वेशन। जैसे यहाँ देखो 2 times KClO3 सॉलिड हीट करने पे बन रहा है 2 times KCl सॉलिड प्लस 3O2 गैस, तो डेल्टा एच का वैल्यू क्या है बच्चों, प्लस x कैलोरी, मतलब इतना हीट यहाँ पे देना पड़ रहा है, ठीक है, समझ गए। तो ये कंडीशन आप याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद आप देखो नेक्स्ट कंडीशन है, आप ये याद रखिएगा, अगर ऐसे लिख के दिया रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट और इधर में लिखा हुआ है Q, है ना, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना और साथ में एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसको लिखते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू
माइनस ऑफ क्यू। ठीक है, समझ गए? अगर ऐसे लिख के दिया आर पी माइनस क्यू, तो यहां लिखेंगे डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस क्यू, मतलब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, है ना? इस इक्वेशन को ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते थे, आर प्लस क्यू गिव्स पी, मतलब रिएक्टेंट में कुछ एनर्जी हीट कर ऐड कर रहे तब प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ से डेल्टा एच का वैल्यू क्या हो जाएगा? क्यू। तो याद रखना बच्चों, अगर रिएक्टेंट साइड एनर्जी लिखा हुआ है तो जो एनर्जी वही डेल्टा एच का वैल्यू हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट साइड लिखा हुआ है तो जो एनर्जी उसमें निगेटिव मल्टीप्लाई कर दो वही हो जाएगा उसका डेल्टा। अब इसके बाद थर्मोकेमिकल रिएक्शन आर टू टाइप्स। एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसका डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव। और डेल्टा एच कैसे निकालेंगे? हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, समझ गए? इसके बाद एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो जब डेल्टा एच निगेटिव होगा उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये कब कब होता है? एंडोथर्मिक कब होगा? डिसोसिएशन, फ्यूजन, वेपोराइजेशन, सब्लिमेशन, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, ये सब हो गया एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक कब होगा? जब कंबसन, न्यूट्रलाइजेशन, हाइड्रेशन, रेस्पिरेशन रिएक्शन, है ना? तो ये सब क्या हो गया आपका? एक्सोथर्मिक। इसके बाद है बच्चों हीट ऑफ रिएक्शन और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और जिसको डेल्टा एच आर के नाम से जानते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो भी एनर्जी इन्वॉल्व होगा किसी केमिकल रिएक्शन के ड्यूरेशन में, या एनर्जी एब्जॉर्ब करे या एनर्जी रिलीज करे, उस एनर्जी को बच्चों हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? तो देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट एबॉल्व और एब्जॉर्ब व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इंडिकेट इन केमिकल रिएक्शन हैड कंप्लीटली रिएक्टेड इज कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन, क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कितने ज्यादा क्वांटिटी में आप ले रहे हैं या कम ले रहे हैं। फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, एलोट्रोपिक फॉर्म, टेम्परेचर, रिएक्शन इज कैरीड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। ये बात भी आप याद रखिएगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन किस पे होगा? एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड प्रेशर पे। ठीक है, अगर मेंशन करके नहीं दिया है तो ठीक है, अगर मेंशन करके दिया है कुछ तो देख लेना, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट ही लेके चलते हैं। उसके बाद है बच्चों टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। पहले हीट ऑफ फॉर्मेशन, तो कंडीशन ये है कि 1 मोल प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में प्रोडक्ट 1 ही होना चाहिए, जितना भी एनर्जी इन्वॉल्व होगा, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? हीट ऑफ फॉर्मेशन। बोल रहे हैं अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। बनना भी कहाँ से चाहिए? एकदम एलिमेंट से, विच आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। और कैसे निकालते बच्चों? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? रिएक्टेंट। तो ये कंडीशन भी आप ध्यान। इसके बाद है बच्चों हीट ऑफ कंबसन। हीट ऑफ कंबसन ध्यान रखेंगे जरा। हीट ऑफ कंबसन में क्या है कि 1 मोल कोई भी सब्सटेंस ले लीजिए, उसको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में कंप्लीटली बर्न करा दीजिए, है ना? उस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? हीट ऑफ कंबसन। इसमें फॉर्मूला है हीट ऑफ कंबसन रिएक्टेंट माइनस हीट ऑफ कंबसन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों? और एक होता है कैलोरीफिक वैल्यू, हीट ऑफ कंबसन डिवाइड मॉलिक्यूलर वेट, है ना? इसको कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। वो ये इफिशियंसी के बारे में बताता है कि कौन जलने के बाद कितना एनर्जी प्रोवाइड करने की टेंडेंसी रखता है। उसके बाद है बच्चों हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, है ना? ये होता है कि जब आप एक एसिड और बेस ले लें, ठीक है, और वो दोनों वीक हो, देन उस प्रोसेस में जो एनर्जी इन्वॉल्व होगा, या एसिड बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो एनर्जी इन्वॉल्व होता है उसको न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। इसमें देखिए, इफ वन ऑफ द एसिड और बेस और बोथ आर वीक, देन द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज यूजुअली लेस देन -13.7। तो सीधा बात तो याद रखिए, एसिड बेस के रिएक्शन में जो एनर्जी इन्वॉल्व होगा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे। बट अगर दोनों में से कोई एक वीक हो या दोनों ही वीक हो तो लेस देन -13.7 किलो कैलोरी एनर्जी इन्वॉल्व होगा, और किलो जूल में कितना? -57.3। द हीट इवॉल्व व्हेन 1 इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 1 इक्विवेलेंट ऑफ बेस इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, इट्स वैल्यू इज -13.7। मतलब एक H प्लस और एक OH प्लस को 1 इक्विवेलेंट बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ सारा कंडीशन ये याद रखिएगा। मतलब 1 H प्लस एंड 1 OH माइनस H2O दे रहा है तो इसका क्या आ जाएगा? -13.7। लेकिन अगर ये वीक से जनरेट हो रहा है तो वैल्यू इससे कम होगा। इसके बाद है बच्चों हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड में आप हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं 1 मोल में, और कंप्लीट उसको सेचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने में जो भी एनर्जी इन्वॉल्व होगा उसको बोलेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। उसके बाद है बच्चों हीट ऑफ एटमाइजेशन।
ये होता है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इनटू कंस्टिट्यूएंट गैसियस एटम इन इट्स, ठीक है, इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके बाद है बच्चों हीट ऑफ फ्यूजन, द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड टू लिक्विड। हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना। सब्लिमेशन क्या होगा, जब सॉलिड को आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, गैस में। इसके बाद है बच्चों हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये होता है कि द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस साल्ट कन्वर्टेड इनटू हाइड्रेटेड फॉर्म, ठीक है, और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हीट ऑफ सॉल्यूशन, कंडीशन है बच्चों, हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक कुछ भी हो सकता है। जैसे आप एक एग्जांपल देखेंगे, जब चूना को हम लोग डालते हैं ना, उसमें पहले दीवार पेंट करने के लिए चूना का यूज करते थे, तो जब पानी में डालते थे तो हीट वहाँ से रिलीज होता था, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड को कंप्लीटली डिसोसिएट करने में जो एनर्जी लगता है ना, उसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी नाम से जानते हैं। इसका डेफिनेशन देखिए, द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट टू डिसोसिएट 1 मोल ऑफ गैसियस बॉन्ड इनटू सेपरेट गैसियस एटम इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और फॉर्मूला क्या है कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्या प्रोडक्ट इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। सो बोलते द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ गैसियस बॉन्ड इनटू सेपरेट गैसियस एटम इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल एवरेज बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल बॉन्ड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स। क्लियर है बच्चों, ये चीज आप याद रखेंगे। इसके बाद है लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, लेबोज़ियर एंड लैप्लेस लॉ, ठीक है। इसमें कंडीशन क्या है कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ दैट कंपाउंड विथ अपोजिट साइड, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, डिकम्पोज करने में जो एनर्जी लगेगा और फॉर्मेशन में लगेगा मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा, बट साइन का डिफरेंस होगा, ठीक है। उसके बाद है बच्चों रेजोनेंस एनर्जी, और इसके अलावा एक हेस लॉ है। हेस लॉ बोल रहा है कि अगर कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा है और उसी रिएक्शन को मल्टी स्टेप में करवा रहे हैं तो एनर्जी का चेंज सेम ही रहेगा, स्टेप बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। रेजोनेंस एनर्जी होता है ऑब्जर्व डेल्टा एच माइनस कैलकुलेटेड डेल्टा एच, मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डेल्टा एच माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, ठीक है बच्चों। थैंक यू, बाय।